नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण यानी इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे दिन में चलेंगे जो भारत के लिए सबसे बड़ा दिन बनने वाला था। 18 मई 1974 पोखरण में एक ऐसी साजिश रची गई थी जिसके बारे में दुनिया आज भी पूरी तरह अनजान है। हमारा सबसे बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार एक बेहद भयानक तबाही में बदलने से बस कुछ ही सेकंड दूर था। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सीधे चलते हैं राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में। जरा सोचिए, जिस जीत का जश्न पूरा देश मनाने वाला हो, अगर वही उसकी सबसे बड़ी और जानलेवा तबाही बन जाए तो क्या होगा। पोखरण की उस झुलसाने वाली गर्मी में एक न्यूक्लियर डिवाइस के साथ ऐसी छेड़छाड़ की गई थी जिसका सीधा नतीजा लाखों जिंदगियों की तबाही हो सकता था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ये भारत का पहला सफल परमाणु बम परीक्षण था, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये पूरी तरह से जमीन के नीचे एकदम कंट्रोल्ड धमाका हो। जमीन के ऊपर बैठे हमारे महान वैज्ञानिक बिल्कुल बेखबर थे। जश्न की तैयारी चल रही थी। उन्हें लग रहा था कि बस अब एक नया इतिहास रचने ही वाला है। लेकिन असल में मौत ठीक उनके नीचे उस गहरी खदान में छिपकर उनका इंतजार कर रही थी। और यहीं से एंट्री होती है हमारे एक अनजाने रक्षक की, कबीर सिंह। 35 साल के एक बेहद तेज तर्रार रॉ एजेंट जिन्हें लोग शिकारी के नाम से जानते थे। कबीर पर पोखरण साइट की आउटर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। तभी साइट से करीब 15 किलोमीटर दूर उन्हें एक बहुत ही कमजोर लेकिन बार बार रिपीट होने वाला एक रेडियो सिग्नल मिलता है। एक पक्के शिकारी की तरह कबीर की तेज नजरों ने तुरंत भांप लिया कि कोई वहां बैठकर लगातार हमारी जासूसी कर रहा है। उस सिग्नल का पीछा करते हुए कबीर और उनकी टीम एक पुरानी खंडहर बन चुकी बावड़ी तक पहुंचते हैं। वहां एक आदमी छिपा था, बिल्कुल लोकल बंजारों वाले कपड़ों में। लेकिन कबीर ने तुरंत दो अजीब चीजें नोटिस की। पहली, उस आदमी की नीली आंखें जो किसी राजस्थानी बंजारे की हो ही नहीं सकती थीं, और दूसरी, उसके ठीक सामने रखा एक फ्लैश करता हुआ हाईटेक रेडियो सेट। पकड़े जाने पर भी उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी जो किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा दे रही थी। अब यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कबीर ने उस जासूस को एक गुप्त अंडरग्राउंड बंकर में पूछताछ के लिए कुर्सी से बांधा, तो उस जासूस ने हंसते हुए टूटी फूटी हिंदी में एक खौफनाक बात कही। उसने कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो, खेल अब तुम्हारे हाथों से बाहर निकल चुका है। ये सुनते ही कबीर को एहसास हो गया कि ये जासूस तो सिर्फ ध्यान भटकाने की एक चाल है, असली खेल तो कहीं और ही चल रहा है। तो आखिर वो साजिश थी क्या? देखिए, एक तरफ भारत का इरादा बिल्कुल साफ था, एक सेफ अंडरग्राउंड कंट्रोल्ड ब्लास्ट, ताकि दुनिया को कानो कान खबर न हो और टेस्ट भी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ उन दुश्मनों ने ट्रिगर के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर दी थी जिससे यह धमाका अंदर दबने के बजाय सीधा बाहर की तरफ भगता। एक ओपन रेडिएशन ब्लास्ट, जिसका सीधा मतलब था आग और रेडिएशन का एक ऐसा जहरीला गुबार जो दर्जनों गांवों को शमशान बना देता और भारत पर दुनिया भर के कड़े प्रतिबंध लग जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेंशन आखिर कैसे बढ़ती है। वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। सुबह के 4 बज चुके थे और धमाके का वक्त था ठीक 8 बजे, यानी कबीर के पास बचे थे सिर्फ 4 घंटे। उसने बिना दिल्ली हाईकमांड को बताए साइट के अंदर जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर टेस्ट 1 सेकंड के लिए भी रुकता तो दुनिया भारत को कमजोर समझती। लाखों जानें बचाने के लिए घड़ी की सुई लगातार आगे बढ़ रही थी। इसके बाद शुरू होता है कबीर का एकदम साइलेंट डिटेक्टिव वर्क। पोखरण के उस भारी सुरक्षा वाले अंडरग्राउंड बेस में कबीर सादे कपड़ों में घुसता है। सबसे पहले वो 48 घंटों का एंट्री रजिस्टर चेक करता है। वहां उसे समीर नाम के एक जूनियर टेक्नीशियन पे शक होता है जो अपनी ड्यूटी से गायब था। फिर गया था। कबीर ने मिट्टी पर बने ताजे जूतों के निशानों का पीछा करना शुरू किया और वो निशान उसे सीधे मेन कूलिंग शाफ्ट की तरफ ले गए, ठीक वहां जहां वो बम रखा हुआ था। रास्ते में कबीर की नजर एक डिवाइस पर पड़ती है, एक छोटी सी ब्लैक डिवाइस जिस पर एक लाल बत्ती ब्लिंक कर रही थी। ये कोई मामूली डिवाइस नहीं थी, ये एक जैमर था। दुश्मनों ने इस रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर को कम्युनिकेशन लाइंस पर इसलिए लगाया था ताकि जब धमाके का वक्त आए तो वैज्ञानिकों का कंट्रोल पैनल पूरी तरह जाम हो जाए। यानी अगर वैज्ञानिकों को किसी गड़बड़ी का पता चल भी जाता तो भी वो चाहकर उस धमाके को रोक नहीं पाते। सेक्शन डिसेंट इनटू द शाफ्ट, द साइलेंट बैटल। अब आखिर उस घुटन भरी खदान में हुआ क्या था? और ये सीन इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि जानलेवा लड़ाई क्या होती है। उस घुटन भरी संकरी और बेहद गर्म सुरंग में कबीर को समीर मिल गया, जो धमाके की दिशा बदलने के लिए मेन केबल में एक बाईपास सर्किट जोड़ रहा था।
वहां दोनों के बीच एक बेहद खौफनाक और बिल्कुल खामोश हाथापाई शुरू हुई। क्योंकि जरा सोचिए, अगर थोड़ी सी भी आवाज होती या खुदा ना खास्ता एक गोली भी चल जाती तो वहीं तुरंत तबाही मच जाती। कबीर के कंधे पर एक लोहे के रिंच का भारी वार होता है, लेकिन आखिर में वो अपनी पूरी ताकत लगाकर समीर को एक लोहे के पाइप पर दे मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो यहां पर सबसे अहम बात यह है कि लड़ाई भले ही खत्म हो गई थी, पर असली खतरा तो अब शुरू हुआ था। ऊपर लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट होने लगती है। T-5 मिनट्स, 5 मिनट बचे थे। कबीर बुरी तरह हाँप रहा था, और सबसे बड़ी बात, वो कोई वैज्ञानिक नहीं था। वो सिर्फ एक फील्ड एजेंट था, जिसे नहीं पता था कि बम डिफ्यूज कैसे करते हैं। वक्त जैसे तेजी से खत्म हो रहा था। उल्टी गिनती T-3 मिनट्स पर आ गई थी। दिमाग सुन्न पड़ रहा था। कबीर ने ध्यान से देखा और एक बड़ा दांव खेलते हुए झटके से पीला तार काट दिया। और जैसे चमत्कार हो गया, उस जानलेवा बाईपास सर्किट की पावर तुरंत कट गई और लाल बत्ती बुझ गई। उसने जल्दी से मेन केबल को वापस ठीक वैसे ही जोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ? सुबह ठीक 8:05 पर जमीन जोरों से कांपी, लेकिन धमाका पूरी तरह से सेफ और जमीन के अंदर ही हुआ। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 100% सफल रहा। ऊपर बैठे वैज्ञानिक जश्न मना रहे थे। उन्हें इस मौत के खेल की भनक तक नहीं थी। कबीर सीधा उस अंडरग्राउंड बंकर में गया, जहां वो जासूस अभी भी मुस्कुरा रहा था। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस अपना ट्रांजिस्टर निकाला और उसके सामने ऑल इंडिया रेडियो की खबर चला दी, जिसमें भारत के सफल परमाणु परीक्षण की गूंज थी। ये सुनते ही उस जासूस के चेहरे का रंग उड़ गया। कबीर उस जासूस को छोड़कर वहां से निकल गया और रेगिस्तान की उस शाम में कहीं गायब हो गया। इतिहास के पन्नों में सिर्फ वैज्ञानिकों की सफलता दर्ज हुई, तो आखिर में अपने दिमाग में इस सवाल को जरूर आने दीजिए, इतिहास के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण पल होंगे जिन्हें ऐसे गुमनाम रक्षकों ने बचाया होगा, जिनके नाम शायद दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए